सही है सही है। तो ऐसा है, वर्क अपन ने शुरू करना है, वर्क की बेसिक डेफिनेशन पता होना बहुत जरूरी चीज है। मैं बोला था कल से कि थोड़ा पढ़ाऊंगा, तो पढ़ के आ जाते यार एक लाइन। अपन आज 9-10 लेवल का करेंगे, कल अपन 11-12 लेवल पे जाएंगे, बिल्कुल बेसिक पढ़ेंगे। जब डेफिनेशन ही नहीं आती तो क्या होगा, बढ़ते आगे अपन। ये पहली स्लाइड अब बाद में करेंगे, पहली स्लाइड अभी तुरंत बताने का मतलब नहीं है, समझोगे नहीं। 9-10 लेवल पे आते हैं। वर्क जो होगा ना, अपन तब बोलेंगे कि फोर्स एक काम कर रहा है जब हमने किसी बॉडी पे फोर्स लगाना है, लगा दिया, मतलब बिना सोचे समझे लगा दिया, और ये इस बॉडी को खिसका के आगे ले जाए। ठीक है, तो जहां पे अपन ने फोर्स लगाया उसी डायरेक्शन में बॉडी का डिस्प्लेसमेंट हो, ये नेसेसरी है। उसके अपोजिट डायरेक्शन में हो तो भी कोई दिक्कत नहीं, बट डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए। अपोजिट डायरेक्शन किसी और वजह से हो रहा होगा, उससे कोई मतलब नहीं अपन ने, बट अगर हमने बॉडी पे फोर्स लगाया तो डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए। मैं दीवार पे टिक जाऊं, अब दीवार तो आगे जाने वाली नहीं है, वर्क डन 0 होगा। तो नेसेसरी है भैया, डिस्प्लेसमेंट कंपलसरी है। हम तभी वर्क बोलेंगे जब हम किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाते हैं उसका डिस्प्लेसमेंट हो। ठीक है, उस स्टेज में इन दोनों का जो प्रोडक्ट होता है क्या होता है भैया, फोर्स के डायरेक्शन में ही डिस्प्लेसमेंट को नापते हैं अपन। तो इट इज द प्रोडक्ट ऑफ डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो ये अपन ने थोड़ा सा ध्यान रखना है, और जैसे अपन ने यूज करेंगे तो अपना काम हो जाएगा। तो पहले ये डेफिनेशन नोट करो सब लोग, ये 9th क्लास में यही लिखे है एनसीईआरटी में। हो गया, देखिए सब। देखो ये अपन को चीजें पता होनी चाहिए, हिंदी में पता इंग्लिश में पता ऐसा कोई मैटर नहीं होता, आपको आनी चाहिए, क्योंकि एग्जाम वाले वही आपके काम आता है। अगर किसी को हिंदी में याद है तो इंग्लिश में याद करने की कोई जरूरत नहीं है। अपन ने अप्लाई करना है, अप्लाई आना चाहिए यार, कैसे करना है वो सीखो। हिंदी से इंग्लिश कन्वर्जन के लिए थोड़े ना बैठे आप लोग यहाँ पे। हो गया बेटा इसको, बेटा ये शाम को सब लोग ज्वाइन करो। ये यहाँ पे फिर पता चला 7-8 लोग ही रहते हैं तो गड़बड़ है। नेसेसरी है शाम को जो क्लास की टाइमिंग है 6:20 से लेके 7:30, 8:30 वो डिपेंड करता है, मिनिमम 7:30। ठीक है, तो अपन ने 1 घंटे से तो ज्यादा वहां पे क्लास होनी है, और वो क्लास जो है ना वो 12th का चैप्टर चलना है आपके, तो उसमें चल रही ऑप्टिक्स। ठीक है, रिफ्लेक्शन थ्रू कर्व सरफेस, सबको ज्वाइन करनी है। तो ये तो पता लग रहा होगा ना मैं किस किस के लिए कह रहा हूँ। ठीक है, तो ज्वाइन करनी है बेटा, कंपलसरी नेसेसरी। आज लेंस शुरू होंगे तो लेंस के लिए पढ़ के आना, आप पढ़ के आना वाला अपनी किताब से थोड़ा रिवाइज करना, रिफ्लेक्शन थ्रू कर्व सरफेस वाला। अवतल सरफेस के लिए कैसे होता है, उत्तल के लिए क्या होता है, तो अपन उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। वो शाम की क्लास में छोड़ो मत आप लोग। मैंने कहा इसका फॉर्मूला बनाया तो क्या बनेगा, तो ये अपन ने पढ़ा था वेक्टर में। वर्क डन जो होता है वो होता है एफ एस कॉस थीटा के फॉर्मेट का। यहाँ पे क्या होता है, दोनों का डॉट प्रोडक्ट होता है। लिख लो जल्दी से। हो गया। अब देखो इतने में मेरा मन नहीं मानता, तो मैंने कह रही है कॉस थीटा जो लिखा था ना, इसका मतलब ग्राफ तो कॉस थीटा का ही होगा, बनेगा कि नहीं। तो अपन ने चुपचाप बिना कुछ देखे देखे कॉस थीटा का ग्राफ मार दिया। अब मैंने ऑब्जर्वेशन करी, यार ये स्टेज है 0 एंगल की, तभी तो 0 लिखा। ये स्टेज है 90 डिग्री की, ये स्टेज है 3π/2 की, ये स्टेज है 180 की, और ये डिग्री ये कितनी है 2π की, 360। 4 पॉइंट बनाए, क्योंकि ये जो ग्राफ है ना इसका पीरियोडिक होता है। इसके आगे जाओगे तो सेम रिपीट हो जाएगा, पीछे जाओगे तो भी रिपीट होगा। तो ये पीरियोडिक फंक्शन होते हैं कॉस के, तो इसका जो पीरियड होता है वो 2π होता है। तो 2π के बाद सेम चीज रिपीट होती है, तो मैंने बनाई ही नहीं। क्लियर है। अब आप देखो बेसिकली मान लो बॉक्स रखा हुआ है,
मैं यहाँ पे फोर्सेस लगाने चालू करता हूँ। पहली स्टेज में मेरे पे ग्रीन मार्कर यहाँ पे यानी पीला भी नहीं है, बट आप समझ लो एक चीज को मैंने तय कर दिया, दो डायरेक्शन में चेंज नहीं करने वाला। तो जो आपका यहाँ पे ग्रीन बना हुआ है वो डायरेक्शन में यहाँ पे फोर्स का ले लूंगा, और ये डायरेक्शन मैंने ब्लैक वाला लिया है डिस्प्लेसमेंट का। तो डिस्प्लेसमेंट मतलब ये वाली लाइन। अगर डिस्प्लेसमेंट और फोर्स एक ही डायरेक्शन में आ जाए, डिस्प्लेसमेंट भी इधर हो जाए, फोर्स भी इधर हो जाए, तो दोनों के बीच का एंगल को कितना माना जाएगा? 0 डिग्री। तो उस स्टेज में एंगल अपन 0 मानेंगे। तो 0 यहां पे अगर मैंने डाल दिया ना फॉर्मूले में, तो cos 0 की वैल्यू बन होती है, मैक्सिमम वैल्यू आएगी आपकी। तो यानी जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे से 0 डिग्री के एंगल पे हो, तो जो वर्क डन होता है ना वो मैक्सिमम आता है, जिसकी वैल्यू होगी F × S के बराबर। देख लो अच्छे से, कोई दिक्कत? अब आगे बढ़ते हैं अपन सेकंड वाले पॉइंट पे। मैंने कहा 90 डिग्री का खेल खेला जाए। देख ये वाली जो लाइन है ना, डिस्प्लेसमेंट की मैंने चेंज ही नहीं करी, जैसा था वैसे ही है, लेकिन फोर्स को चढ़ा दिया ऊपर की तरफ। अब अगर फोर्स ऊपर हो जाएगा तो बताओ इनके बीच का एंगल कितना बनेगा? बनेगा कि नहीं? तो इस वाली स्टेज में जो एंगल बन रहा होगा ना हमारे पास, वो आ जाएगा 90 डिग्री। तो 90 डिग्री एंगल की स्टेज में वर्क डन अपन ने लेना तो है, लेकिन कितना लेना है? cos थीटा के साथ लेना। और जैसे आप cos थीटा के साथ लेने बैठे, cos 90 डालना पड़ेगा। cos 90 कितना होता है? 0 होता है। तो ये वैल्यू अपन को कुछ मिलने की नहीं, 0 हो जाएगी। तो जो वर्क डन आएगा आपका वो 0 हो जाएगा। इसलिए ग्राफ नीचे वाले पॉइंट पे आ गया। समझ में आ रही बात की नहीं? तो ये वैल्यू कब होगी? जब फोर्स यहां पे होगा। आगे बढ़ते अपन। मैंने कहा 180 डिग्री की स्टेज, यहां पे फोर्स चला गया बेटा पीछे। अगर फोर्स पीछे लग गया तो डिस्प्लेसमेंट हुआ आगे। किस कंडीशन से हुआ, क्या हुआ, उससे अभी अपन को मतलब नहीं है, वो बताएंगे एक एक करके। तो ऐसी स्टेज में दोनों के बीच का एंगल कितना बनेगा? 180 डिग्री। देखो आप बना के भी देख लो, बनेगा 180 की नहीं? अगर 180 डिग्री बन गया, cos 180 कितना होता है? -1। तो इस केस में आपको मिनिमम वर्क डन ऑब्जर्व हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते अपन। भैया मैंने कहा मैं तो जा रहा हूं 3π/2 की कंडीशन में। अब बोलोगे यार 3π/2 क्यों, ये तो π/2 दिख रहा। तो सेंस जो लगाया ना घुमाने का, वो एक ही डायरेक्शन के हिसाब से लगाया। देखो आप, शुरुआत से मैं एंटी क्लॉकवाइज ही घुमा रहा हूं एंगल मेजर करने के लिए। तो सेंस बदलते नहीं है जब भी मेजरमेंट करते हैं। ठीक है, नहीं तो आपको परपेंडिकुलर ही दिखेगा। तो आगे वाली लाइन में अपन परपेंडिकुलर भी लिख लेंगे। तो यहां पे देखा अपन ने, तो इस स्टेज में जो डिस्प्लेसमेंट आ रहा है वो देखो बेटा कितना आ रहा है, वो ये है। और जो फोर्स लग रहा है वो कहां लग रहा है? वर्टिकली डाउनवर्ड। लगा दो नीचे। एंगल कितना है? 3π/2। इस स्टेज में भी क्या होगा? cos 3π/2 की वैल्यू 0 आती है। तो वर्क डन फिर से क्या हो जाना है? 0। माने गए 2π। अरे भैया 2π का मतलब क्या हुआ? एंगल 0, क्योंकि 2π को पूरे चक्कर मार दिया 360 डिग्री। तो इस स्टेज में डिस्प्लेसमेंट इधर और उसका फोर्स भी इधर। जब दोनों चीजें इधर इधर मतलब एक जैसी, तो कंडीशन वही होगी ना पुरानी वाली, फर्स्ट। तो यहां पे मैक्सिमम ऑब्जर्व होता है। अब आपको बेसिक पॉइंट्स को ध्यान में रखने हैं। एट थीटा इक्वल टू 0 डिग्री जो वर्क डन ऑब्जर्व होगा मैक्सिमम होगा, वैल्यू एट एस के बराबर। जब 90 डिग्री हो या 3π/2 हो, इसका मतलब अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो, अब परपेंडिकुलर चाहे ऊपर हो चाहे, कोई फर्क नहीं पड़ता, उस स्टेज में वर्क डन क्या आएगा? समझ में आई बात? थर्ड स्टेज, अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे के एंटी पैरेलल हो। एंटी पैरेलल का मतलब क्या हुआ? ये जा रहा है इधर, ये जा रहा है इधर, मतलब एक दूसरे से 180 के एंगल पर। तो उस स्टेज में वर्क डन क्या आ रहा है? मिनिमम वैल्यू क्या है? माइनस टाइम्स ऑफ एफ। यहां तक नोट करो जल्दी से। ये 9/10 की बात नहीं है, थोड़ा सा अपग्रेड होगा।
हो गया? पहले से जा रहा हो ना, आपने ब्रेक लगाना शुरू किया तो ये गाड़ी 180 से जा रही, मान ले आ गया, ब्रेक लगाया तो ब्रेक तो उल्टा ही फोर्स लगता है ना, क्योंकि एक्सेस में आओगे तो स्पीड बढ़ेगी ना यार। तो ये रिटार्डेशन वाली स्थिति हो सकती है ना, क्यों नहीं हो सकती भाई? मैंने ये कहीं नहीं बोला कि बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, ऐसा तो कहीं बोला नहीं है, अपन कभी भी वर्क कर सकते हैं। नोट हो गया? इसको आप चाहो तो साथ में और 2 पाई भी लिख दो, एक ही बात है, कुछ उसमें रिजल्ट बदलेगा नहीं। अब 2 पाई लिखो, 4 पाई लिखो, 4 पाई लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और 4 पाई भी यही होता है यार, cos 0 खटिया की याद ना कर रहा है। हो गए यहाँ तक? बढ़ते आ गया यार, बहुत पढ़ लिया आज, थोड़ा न्यूमेरिकल हो जाए। ज्यादा तो पढ़ाऊंगा नहीं, मैंने पहले बोला आज नहीं ज्यादा पढ़ेंगे, कल पढ़ेंगे अपन धीरे धीरे करके। कल परसों में थोड़ा थोड़ा सीखेंगे वर्क क्या होता है। एक दिन में ज्यादा पढ़ा दे तो हो सकता है ओवरडाइट हो जाए। भूले हो ना, जब डेफिनेशन याद नहीं है तो कैसे ज्यादा पढ़ा दे, सोचो ना यार। मुझे लग रहा होता 9th तक का आपने बिल्कुल झोंक के रखा हुआ है तो लगा देते सीधा सेकंड गियर, अब तो फर्स्ट गियर से गाड़ी चलनी है। मिटाएं इसको, नोट हो गया? ग्राफ में कम से कम 10 बार बनवाऊंगा पूरी आपकी एजुकेशन के टाइम तक, मतलब ये 1 साल की ड्यूरेशन में, तो बिल्कुल रट लेना यार, क्योंकि आखिर आखिर तक रटना तो पड़ेगा ही। तब जो चीज बार बार झेलनी है तो उसको पहले ही नहीं पढ़ लो। साइन का ग्राफ इतना यूज नहीं होता जितना कॉस का होता है। देखो पहला क्वेश्चन, हमने क्या किया, वर्कडन निकालने की सोची है। जो फोर्स लगाया, आगे की तरफ खिसका दिया इसको, यहां से आगे तक लेके जा रहे, तो व्हाट इज वर्कडन बाय द नॉर्मल रिएक्शन। फोर्स का फॉर्मूला लगाना है, एफ एस कॉस थीटा, इसके अलावा कुछ नहीं लगेगा। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है बिल्कुल। तुम आंसर बताओगे? ये आंसर नहीं है जो तुमने दे दिया अभी, लगा दिमाग। तो समझिए जीरो होगा। अब धोखे से कैपिटल में लिख दिया, मैं उसको भी स्मॉल में कर दे रहा मैं। पक्का मुस्कान? देखो आज का काम है ऐसा नहीं बहुत कठिन काम करने वाले, बिल्कुल सोच समझ के करना है आराम से। नॉर्मल लगता कहां है? सरफेस के परपेंडिकुलर। लो ये बनी सरफेस की परपेंडिकुलर लाइन। जो डिस्प्लेस कहां से कहां की तरफ हो रहा है? यहां से, यही तो हो रहा है डिस्प्लेसमेंट। कितना एंगल भैया? 90 डिग्री। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अगर एक दूसरे से 90 डिग्री पे है तो वर्कडन 0 हो गया, काम करो। समझ में आया कि नहीं? पक्का? कोई दिक्कत है बोलो, बोलो बेटा, समझ में आया? हर्ष क्लियर है? आगे देखो, लगा दो 0, पक्का? चलो ठीक है, नोट करो तो इसे। अभी अपन ने थोड़ी देर पहले कैसे पढ़ा था? इफ फोर्स इज परपेंडिकुलर टू डिस्प्लेसमेंट देन वर्कडन इक्वल टू 0। लिख लो लाइन, इफ फोर्स इज परपेंडिकुलर टू डिस्प्लेसमेंट देन वर्कडन बाय द फोर्स इज इक्वल टू 0। हो गया? अब इसी क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट होगा।
उसी में सेकंड पार्ट थर्ड पार्ट करके कर लेना, बार बार बनाने की जरूरत नहीं है। वेट कितना काम करेगा? व्हाट इज द वर्क डन बाय द वेट? सेम क्वेश्चन। आराम से बोलो, अपन तो यहाँ ऑब्जर्व करने बैठे, सॉल्व करने नहीं। क्या आएगा बेटा? कितना? वेट कहां लगता है? वर्टिकली डाउनवर्ड। तो अपन ने वेट वर्टिकली डाउनवर्ड लगा देना, इसमें इतना दुखी नहीं होना। अरे सर बार बार एक ही आंसर है, कोई फर्क ना पड़ना यार। तो अब अगर आप इसको गौर से देखो, एंटी क्लॉकवाइज ले जाओ तो कितना आएगा? 270। ठीक है, या यहां से देख लो 90। परपेंडिकुलर तो अभी भी है, तो परपेंडिकुलर तो मैटर खत्म करेंगे अपन। कितनी आएगी वैल्यू? 0 डिग्री। सेम, तो वर्क डन जो होगा वो 0 ही मिलेगा। हुआ काम? समझ में आया? देखो जरा। अच्छा, वर्क डन बाय दिस फोर्स एफ की वजह से निकालना होता तो क्या आता? एफ एस कॉस थीटा। बिल्कुल वो सेम आ जाता। क्यों? क्योंकि अपन इसके साथ में देख रहे होते भैया एफ, ये तो फॉर्मूला निकाला है इसके लिए, तो इसके लिए क्यों बदले? तो वो नहीं दे रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन नोट कर ले यहां पे, ये क्वेश्चन नंबर बदल जाएगा। नोट कर लिया बेटा? अनन्या लिखो जल्दी। समझ में आ रहा है? बहुत आसान आसान पढ़ाते हैं हम, सिंपल। वो थोड़ा लास्ट में जाके टाइट हो जाता है, अलग बात है। इसको देखो आप, ये इंक्लाइन प्लेन पे धरा हुआ बॉक्स खिसकते हुए नीचे आएगा। स्लाइडिंग ऑन इंक्लाइन प्लेन की कहानी है। तो क्या है? मास 1 किलो लिया, एंगल 37 दिया। व्हाट इज द वर्क डन बाय द वेट? वेट कहां लग रहा है? वर्टिकली डाउनवर्ड। जीरो नहीं आएगा उसमें, 37 ही नहीं पता। ये याद करो, मैं 2 वैल्यू लिख रहा हूं, बिल्कुल अच्छे से दिमाग में सेट कर लो बेटा। साइन 37 3/5, साइन 53 4/5। अब बाई चांस धोखे से इसको अपन लिख सकते हैं, जो कि सही है, cos 53, और ये क्या लिख सकते हैं अपन? cos 37। ये डेटा याद रखना। हाँ, तो देख लो, सॉल्व कर लो, टाइम पास मत करो। सबका 30 आ रहा क्या? 40 30 40 लिली तू कर दोबारा से। तेरे को भरोसा नहीं है बिल्कुल, पहली बार में गलती बोलती है। सबसे जल्दी बोलना है, गलती बोलना है क्या? जल्दी देखो, बाद में तो सही बोलते ना एक बार में। हाँ यही गड़बड़ होती है। 40 तो क्या होगा? फॉर्मूला क्या होता है? साइन की कॉस। क्या? देख लेते हैं एक करके, कौन गलत है मुझे खुद नहीं पता। अभी हम सॉल्व करते हैं। 1 मिनट मैं करता हूं यार। देखो एग्जैक्टली ये कहानी ऐसे है, ये बॉक्स यहां से चला नीचे तक आया। अब नीचे तक आया तो मैं कहीं और क्यों जाऊं? मैं भी नीचे आ जाऊंगा। डायरेक्शन में जहां फोर्स लग रहा होता है उसी डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट लेते हैं बेटा। ठीक है, या आप उसको निकाल लो कंपोनेंट करके, जो सीख जाए। तो आप कंपोनेंट करके फॉर्मूला डाल के निकालना चाहते हैं, मैं वो भी कर लूंगा। मैंने लिखा दिस इज द डायरेक्शन ऑफ वेट है। ये थीटा दिया कि नहीं? मुझे क्या बनेगा? क्या बनेगा ये? 90 माइनस थीटा। छोटा पड़ जाएगा।
तो यहां तो 90 माइनस थीटा की कहानी यूज होगी। अब जब 90 माइनस थीटा लगाएंगे वेट तो नीचे ही आना है ना यार, वेट तो कहीं और जाएगा नहीं, तो अपन ने फॉर्मूला लगा देना। देखो फॉर्मूला क्या है, वर्क डन बाय द वेट, फोर्स क्या है mg, डिस्प्लेसमेंट क्या है s, आगे क्या लगेगा cos थीटा, फॉर्मूला cos का है तो cos, लेकिन बेटा थीटा वो होता है जो दोनों के बीच में लग रहा होता है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का। अपन ने कहीं का भी थीटा नहीं चिपका देना, समझ में आ रही बात? अरे भैया शादी करने गए तो बीबी को लेके आओ, साली को मत तो डाला यार, ये वाला एंगल काम नहीं करेगा अपना थीटा, अपन ने यही एंगल देखना है यार। एग्जैक्टली दिस इज कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा। तो मैं मना किया, समझ में आया? तो फॉर्मूले में भले ही कॉस हो बट अपना क्या बन गया साइन। लगा जल्दी से, मास कितना दिया 1, जी कितना है 10, तो 10 हो गया ये, एस कितना हुआ 5, साइन थीटा साइन 37, साइन 37 कितना दिया देखो 3/5। ऑन सॉल्विंग 30, इतने से तो क्वेश्चन है यार एक एक लाइन के, और मोस्ट ऑफ द बच्चे गलत कर देते हैं। मैंने पहले कहा कठिन नहीं पढ़ाएंगे बट फॉर्मूला तो लगाना सीखो यार। मुस्कान समझ में आ रहा है? गलतियां नहीं करनी। अनुष्का क्या है सर 40 कि 30? तुम्हारा आंसर कितना 30? चलो ठीक, लिखो जल्दी से। अबे इतना कठिन नहीं फोटो खींची जाए, जल्दी दिमाग में रख बस। अगले पे आता है अपन, मिटा दो इसको। जो फोर्स हो उसी से डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन नापो, कहीं से भी नहीं नापना है अपन ने। अगला अरे इसी का सेकंड पार्ट है। तो मुझे नंबर फालतू में चेंज करना पड़ जाता है ताकि आप लोग समझो कि नया क्वेश्चन, नहीं तो वही दोबारा डायग्राम तो वही हो गया मेरा। और ठीक है ठीक है ठीक है। देवेंद्र इन सब में दिमाग लगाओ, बताओ आंसर कितना आएगा। जिस फोर्स की वजह से पूछा उस फोर्स का डायग्राम बनाओ या उसका डायरेक्शन बनाओ और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन बनाओ, दोनों के बीच का एंगल नापो, फोर्स की वैल्यू लिखो, डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू लिखो, उनके बीच के कॉस थीटा की वैल्यू लगाओ, आंसर आएंगे आपके। अरे आज की क्लास में सिर्फ ये पूछ रहा हूं मैं, क्या आप 9 पास हैं? हैं तो चुपचाप सॉल्व करके सही जवाब दें बस। ये कितना आ रहा? नन आ रहा? अरे कोई बात नहीं, नन बोलो ना। तो कितना आंसर है तुम्हारा? 0, सबका सही है। अरे भैया नॉर्मल कहां लगेगा? सरफेस के परपेंडिकुलर, तो सही जवाब है आपका। नॉर्मल ये लगेगा और डिस्प्लेसमेंट ये होगा, दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री। बहुत अच्छी बात, सबने सही जवाब दिया। आंसर नन ऑफ दिस, क्योंकि वर्क डन बाय द नॉर्मल आएगा अब वो 0 हो जाएगा। क्लियर है? क्यों? क्योंकि फोर्स इज परपेंडिकुलर टू डिस्प्लेसमेंट। समझ आया मुस्कान? सही था। आते हैं नई वाली कंडीशन में, मिटा दूं जरा इसको।
अरे डायग्राम तो सब पुराना ही बना हुआ था, बस एक एफबीडी उसमें और खींच देना था, नॉर्मल लिख देती उसी की वजह से। ये सेकंड पार्ट है ना उसी का। आते हैं थर्ड वाले क्वेश्चन की तरफ। चलो ठीक है। इसमें तो यार गजब बात है, दो ही ऑप्शन है या तो ये होगा, अभी सीडी है ही नहीं। तो कंफ्यूज बात है, अच्छे से बिल्कुल। ABCD है ही नहीं, सिर्फ ए बी है। क्या बी? पक्का? तो बिल्कुल घटिया क्वेश्चन है यार। आप लोग बिना एग्जाम्पल के समझते नहीं हो यार। देख ये रहा पार्टिकल, रख दिया मैंने ऐसे। ये पार्टिकल जो होगा ना ऐसे ही घूमेगा। किस पाथ में घूम रहा? सर्कल में घूम रहा कि नहीं? तो सर्कुलर मोशन में जो नॉर्मल लगेगा ना इस पार्टिकल पे, टुवर्ड्स द सेंटर होगा, क्योंकि वही सेंटीपिटल का डायरेक्शन होता है। तो दिस इज एक्टिंग टुवर्ड्स द सेंटर। और जो सेंटर होता है ना, उससे अगर आपने टेंजेंट वाली या कोई भी एक लाइन में या पॉइंट को मिलाया ना, सर्कल की एक कहानी है खासियत, आप कहीं पे भी कोई एक पॉइंट को पकड़ के ऐसे ना आप दो, इस वाले पॉइंट पे हो या इस वाले पॉइंट पे हो, कहीं पे भी हो, उस पर अगर आपने टेंजेंट बनाया तो ये 90 डिग्री पे ही होता है। तो रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द, क्या होती है कि नहीं होती? तो इस स्टेज में क्या हो जाएगा? अरे भैया ये डायरेक्शन तो परपेंडिकुलर आ गया। तो यहां पे भी अगर मैं इसके डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन को दिखाता हूं, भले ही ये नीचे की तरफ आएगा, लेकिन नॉर्मल कहां जाएगा इसके? परपेंडिकुलर 90 डिग्री पे। तो जब नॉर्मल ही 90 डिग्री पे मिल गया तो वोगडन कितना मिलेगा बेटा? 0। बस इतनी सी तो बात है। मैंने पहले पूछा क्या आप 9 पास है? बस वोगडन 0 लगा दे। तो वोगडन बाय द नॉर्मल है 0। बहुत से दोस्त को बोल लेते नॉन जीरो। रीजन ये है क्योंकि नॉर्मल जो है वो परपेंडिकुलर आ रहा है किसके? सरफेस के। इन केस ऑफ सर्कुलर मोशन सेंटीपिटल फोर्स इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू, तो ध्यान रखना अपन ने, तो परपेंडिकुलर ही होता है। हो गया? कोई दिक्कत? वैसे नॉर्मल यहां से बनाना चाहिए था, कोई बात नहीं, मैं यहीं से बना दे रहा। और एंगल भी इधर ही 90 डिग्री, नॉर्मल इधर लिख दे रहा, कोई फर्क नहीं पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। उसके बाद छुट्टी कर देंगे आपकी आज। एक बंदे को बोला चढ़ जा बे, अब मान ले नीचे आग लगी हो, अपने आप ही चढ़ जाएगा, बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बताओ चढ़ेगा कि नहीं है? क्या वोगडन आएगा आदमी का रस्सी पे चढ़ने में ऊपर की तरफ?
देखो यह क्या लिखा है, अ मैन क्लैंपिंग ऑन द रोप, एक आदमी रस्सी पे चढ़ रहा है, वॉक्ड ऑन बाय द टेंशन, जीरो की नॉन जीरो, जीरो की नॉन जीरो, जीरो या नॉन जीरो। मुस्कान तुम्हारी आवाज नहीं आई, समझ नहीं आया। एक आदमी ने रस्सी पकड़ के छत पे चढ़ना है मान ले, ठीक है, तो रस्सी टाइट होगी कि नहीं होगी कि नहीं होगी, रस्सी में टेंशन आएगी कि नहीं आएगी, जो ऊपर जाएगा कि नहीं जाएगा बंदा ऊपर, रस्सी पे टंग के ऊपर जाएगा कि नहीं जाएगा, टंगा थोड़ी देर जाएगा, 2-3 दिन टंगा रहे, ऊपर जाएगा कि नहीं, तो वॉकडन हुआ कि नहीं हुआ, अरे हाँ या ना, बोल ही नहीं रहे यार, हाँ बोल बोल बोल, टोक दिया तो बोल ले यार, क्या नहीं होगा, देखो ये बोलना नहीं होगा, सही बोला। अरे भैया हमने जहां ताकत लगानी उस पॉइंट को जाना है, आदमी को नहीं। देखो 2 स्टेज होती है वॉकडन होने की, टेंशन की, ये आदमी ऐसे होता है और ये किसी मुसीबत में फंसा होता है, ठीक, हेलीकॉप्टर आता बोला चल बेटा मैं तेरे को ले जा रहा हूं, तो ऐसी स्टेज में उसने रस्सी डाली या सीढ़ी डाल दी, आदमी को टांग के ऊपर ले गया, ऐसी स्टेज में वॉकडन बाय द टेंशन होगा, क्योंकि आदमी मेहनत क्यों करे जब कोई ले जा रहा है। तो आपने रस्सी पकड़ी, जैसे मैं रस्सी पकड़ के दिखाता, रस्सी है मेरे पास, देख ये रही रस्सी, देख रही, ये देखिए ये रही, तो अगर ये रस्सी में पकड़ के चढ़ता हूं ऊपर, ऐसी तो पकड़ूंगा और लगाऊंगा दम, अरे जब मैं नहीं दम लगानी है तो टेंशन का काम करेगी, तो हमने तो ऐसे पकड़ लिया। अब मान लो ये वाला केस होता, हाँ ये उठा के ले जाना होता, तो चुपचाप आराम से टंग तो सो भी जाता, तो भी ले जाता ऊपर, होता कि नहीं, तो वॉकडन बाय द टेंशन। अब हमने क्या किया, नहीं यार मैं अपनी दम पे जाऊंगा ऊपर, कोई खींच ही नहीं रहा मुझे, तो पूरी दम लगाएंगे अपन और ऐसे पूरी मसल्स पावर लगा देंगे और खुद को ऊपर उठाते हैं, जिस पॉइंट पे फोर्स लगाते हैं उस पॉइंट का तो डिस्प्लेसमेंट ही नहीं हुआ। अबे ऐसे थोड़ा ना, आपने जिस पॉइंट पे पकड़ा रस्सी वहीं से ऊपर चली गई, ऐसा जादू तो नहीं होता। आपने जिस पॉइंट पे फोर्स लगाया उस पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट कितना, रस्सी वहीं की वहीं, और आपने उस पॉइंट पे पकड़ के फिर ऊपर चढ़ के छोड़ दिया तो वो ढीला ढीला हो गया। तो डिस्प्लेसमेंट जो होगा ना उस पर्टिकुलर पॉइंट का जीरो, अपन ने जहां फोर्स लगाना उस पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन का डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए। इन दिस स्टेज में इस पॉइंट पे इसने टेंशन मारी, लेकिन ये पॉइंट ऊपर नहीं गया, पॉइंट कहां है, तो आदमी ऊपर गया ड्यू टू मसल पावर, अपनी दम लगा के गया, वो थक जाता। अगर टेंशन ने काम करी होती आप टंगे रहते, थकते काय को, ले जाता ऊपर कोई, तो हेलीकॉप्टर से उड़ा रहा हो कोई तो टेंशन नॉन जीरो, और आदमी खुद चढ़ के जा रहा है, तो पॉइंट जिस पॉइंट की आप बात कर रहे हो वो जिस पे आपने टेंशन लगाई है वो कैसा है, रेस्ट। तो वॉकडन मतलब क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट जीरो। जब डिस्प्लेसमेंट जीरो हो तो वॉकडन, अरे भगवान लिली को समझ नहीं आया, तो मैन के अकॉर्डिंग क्या करना है, अब समझ में आया। एक आदमी रस्सी पे चढ़ रहा है, चढ़ रहा मतलब ऊपर जा रहा है, ऐसे जब आदमी ऊपर जा रहा है तो ताकत लगाएगा ना, मान लो इसी पॉइंट को पकड़ के, ये वॉकडन हुआ था ऑन द ढक्कन, हुआ था कि नहीं। अब मैं यहां पे खुद दम लगाऊं, ये मारकर ऊपर जा रहा है क्या, तो मारकर के डिस्प्लेसमेंट कितना, वॉकडन ऑन द मारकर कितना, वही तो हुआ। आपने देखो ना टेंशन लगाई मैंने इसमें, अबे तो टेंशन ने डिस्प्लेसमेंट ही नहीं दिया, तो दीवार में धक्का लगाऊं खूब टाइम लगा दूं, क्या दीवार गिर जाएगी, तो गिरेगी नहीं, तो वॉकडन, इसी बात है। नोट करो यहां तक, आज के लिए इतना ही रखते, कल अपन थोड़ा सा लेवल अपग्रेड करेंगे, पूरा अच्छे से रिकॉल करके आना, सारे खुद को वेरीफाई करना, कल अपन थोड़ी थोड़ी कैलकुलेशन के दिमाग से आएंगे। आज अपन ने कुछ कैलकुलेशन नहीं करा, सिर्फ 0 0 पे घूमते रहे। आज के लिए इतना ही।